Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th. चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन. बच्चों यूरिन फॉर्मेशन जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्ज़ाम हो, उसके लिए यूरिन फॉर्मेशन जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. काफ़ी बार बोर्ड में आपको यूरिन फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे. तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि हाउ डज यूरिन फॉर्म इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन के अंदर यूरिन कैसे बनता है वो, या तो एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन विद द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ यूरिन फॉर्मेशन समझाओ. तो आज बच्चों हम यूरिन फॉर्मेशन को एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. मीन्स के यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है वो आज हम देखेंगे. किडनी के डायग्राम को देखेंगे और नेफ्रॉन के डायग्राम को देखेंगे. राइट. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. तो बच्चों जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो हमारे किडनी के अंदर होता है. किडनी जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन है. क्या है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी में कुछ नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल बनते हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है जैसे यूरिया, क्रिएटिनाइन या एमोनिया. तो ये जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है इसको हमारी बॉडी में से टाइमली एक्सक्रीटेड करना पड़ता है. तो बच्चों इसको कौन करता है? किडनी करता है. तो प्लीज़ आपको याद रखना है कि यूरिन फॉर्मेशन इज डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. पहले तो ये याद रखो. हम यहाँ पे बच्चों हर क्वेश्चन को देखेंगे, बोर्ड में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे. तो फर्स्ट क्या हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग इज डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. कौन सी सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. फर्स्ट तो आपने ये याद रखा कि जो यूरिन फॉर्मेशन जो ह्यूमन के अंदर होता है तो इट इज़ डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसी ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का बच्चों काम होता है टू एक्सक्रीटेड नाइट्रोजिनियस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम आयंस. अगर समझो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारे बॉडी में से पानी को भी निकालता है कुछ आयन से, जैसे हाइड्रोजन आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन. इसको भी हमारी बॉडी में से एक्सक्रीटेड करती है ये सिस्टम. अब सवाल ये आता है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट होती है तो इनको हमारी बॉडी में से एक्सक्रीटेड करना क्यों जरूरी है? तो बीइंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से हमारे बॉडी के लिए ये टॉक्सिक है. अगर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी मर सकती है, मतलब हम मर सकते हैं. सिंपल ये होता है. राइट. दूसरा कि दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज important. This excretory system is important to regulate pH of our body. मीन्स कि हमारे बॉडी का जो pH होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जरूरी है. दूसरा कि excretory system is important to maintain the electrolytic balance in our body. इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. मीन्स के इन शॉर्ट बच्चों में ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर होता है इट मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन. ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है. मीन्स कि हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करता है. तो इसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम जरूरी होता है. अब देखो हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बनी है. तो एक डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों दिया हुआ है, किडनी का डायग्राम. उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है.
बिकॉज वो जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं डायग्राम ड्रॉ करने का। तो देखो बच्चों, ये हमारी किडनी हो गई, 2 किडनी है बच्चों। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। 2 किडनी है हमारी, एब्डोमिनल में मतलब पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे होती है हमारी, देखो यहाँ पे हमारी किडनी होती है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज होती है जो बीन शेप की होती है। अब ये किडनी में से बच्चों एक पाइप निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, जो यूरिन लेके जाता है। ये यूरेटर हो गया, राइट। तो पेयर ऑफ किडनीज होती है, 2 किडनी होती है, हर किडनी में से एक पाइप निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो ये बच्चों हमारी किडनी हो गई, किडनी। ये हो गया यूरेटर, यूरेटर। अब देखो ये जो यूरेटर होता है बच्चों, ये कहाँ पे ओपन होता है? ये यूरिनरी ब्लेडर में ओपन होता है, यूरिनरी ब्लेडर। तो ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। एंड दिस इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर बच्चों पेयर में नहीं होता है, एंड यूरेथ्रा। ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई, सही है। अब देखो किडनी का काम क्या होता है? किडनी यूरिन बनाता है। वो किस में बनाता है? तो उसका जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का या ये हमारा नेफ्रॉन है, इसको थोड़ा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि किडनी के अंदर, हर एक किडनी के अंदर मीन्स के ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक्चुअली ये जो नेफ्रॉन होते हैं यही हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनाते हैं, राइट। अब देखो बच्चों क्या हो गया कि यूरिन आपका किडनी में बन गया। उस यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर कहाँ पे लेके आएगा? सॉरी, यूरेटर कहाँ पे लेके आएगा? यूरिनरी ब्लेडर में। मीन्स के जो भी यूरिन बना जिसके अंदर जस्ट वेस्ट मटेरियल होगा और एक्सेस ऑफ वाटर होता है, राइट, वो हम बाद में अभी देखते हैं। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में बच्चों जो यूरिन बना है वो टेम्पररी स्टोर होता है। ये याद रखना है कि यूरिन टेम्पररी स्टोर इन यूरिनरी ब्लेडर, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, टेम्पररी स्टोर होता है, राइट। एंड देन अगर जब ये यूरिनरी ब्लेडर पूरा यूरिन से भर जाता है तो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट कर देता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मीन्स के जो यूरिनरी ब्लेडर का जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी, राइट। मीन्स के इट इज नॉट इन अवर कंट्री, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, इट इज इन अंडर ब्रेन। मीन्स के ये हमारी जो ब्रेन है उसको कंट्रोल, मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज इनवॉलेंटरी एक्शन, ये इनवॉलेंटरी होता है। देन देखो जो भी यूरिन आपका बना वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी में से एक्सक्रीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटेड हो जाएगा। चलो बच्चों, तो यहाँ तक तो शायद आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि यूरिन जो हमारी बॉडी में से एलिमिनेट होता है तो इट इज कंट्रोल बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो अब देखो कि जो यूरिन बना, तो यूरिन में क्या क्या होता है जो आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरिन कंपोज ऑफ, यूरिन किससे बना है बच्चों? तो देखो यूरिन कंपोज ऑफ 95% वाटर। जो हम हमारी बॉडी में से यूरिन निकालते हैं उसके अंदर 95% वाटर होता है। मीन्स के एक्सेस ऑफ वाटर, ये कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितना पानी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे आप देखोगे तो समर की सीजन में हमको यूरिन कम होता है, बिकॉज इन समर सीजन में आप देखोगे तो बहुत सारा पानी हमारे बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। तो देखो यूरिन में 95% वाटर होता है और 5% वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस, टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% वाटर होता है, बहुत सारा पानी है, 5% वेस्ट सब्सटेंसेस है। अब देखो ये जो 5% वेस्ट सब्सटेंसेस है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसके अंदर सोडियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम आयन, क्रिएटिनाइन होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनाइन, यूरिया एंड एमोनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए कि जो यूरिन में 95% वाटर होता है और जो 5% जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस, कैल्शियम आयंस एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, ये जो है क्रिएटिनाइन, यूरिया एंड एमोनिया, दीज आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, मीन्स के दीज आर प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी ये वेस्ट प्रोडक्ट है एंड दिस प्रोडक्ट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी टाइमली। बराबर, टाइमली। ये क्यों जरूरी होता है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज यूरिन, मीन्स के जो यूरिन बनता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच ऑफ अवर बॉडी, मीन्स कि हमारी बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी यूरिन फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ तक तो शायद आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। इवन यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट पीएच ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, राइट, एंड thus our body maintain body's homeostasis मीन्स के ऑस्मोरेगुलेशन। चलो यहाँ तक तो शायद आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अब बच्चों हम आते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जहाँ पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब देखो बच्चों, याद रखना है कि नेफ्रॉन क्या है। तो हर एक, जैसे हमने देखा कि हमारे बॉडी में समझो कि ये किडनी है, दिस इज किडनी जो बीन शेप होती है, बराबर, किडनी बीन शेप की होती है, ये याद रखना है, बराबर, एंड डार्किश ब्लू मतलब के ब्राउन होता है। अब देखो हर एक किडनी के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ये याद रखना है। मीन्स के ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है, ये बच्चों हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन को हम ये बोलेंगे कि जो नेफ्रॉन्स है, सो नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को यूरिन नहीं बनाता है, किडनी तो एक जगह है हमारे बॉडी में जहाँ पे एक्चुअली यूरिन बनता है। उसके काम करने वाले वर्कर कौन है, मजदूर कौन है, राइट। तो देखो किडनी एक जगह है जहाँ पे यूरिन बनता है। समझो अगर हम किडनी को फैक्ट्री समझते तो किडनी फैक्ट्री है और जो नेफ्रॉन है वो एक्चुअली वर्कर है, राइट। तो नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, मीन्स के किडनी। तो नेफ्रॉन के बारे में आप ये बोल सकते हो, राइट। अब देखो नेफ्रॉन के डायग्राम को
हम थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, नेफ्रॉन के डायग्राम को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप देखोगे यही डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा मतलब कि बोमेन्स कैप्सूल हो गया, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, राइट। कैसे आप ड्रॉ करोगे, मैं आप बहुत सिंपल, क्योंकि नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करने का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। सो कैसे हम इजीली इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ऐसे ड्रॉ करना है। देन ये एक ट्यूब निकलती है बोमेन्स कैप्सूल में से, जो थोड़ी बच्चों आपको कॉइल्ड कर देनी है, थोड़ी कॉइल्ड कर देनी है। ये कॉइल्ड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट डायग्राम है, राइट। फिर यहां से सीधी ट्यूब ले लो, फिर यहां तक लेने के बाद बच्चों इसको थोड़ा मोड़ दो और ऊपर ले जाओ, यहां तक सीधी सीधी लेके जाओ। फिर यहां से वापस इसको थोड़ा कॉइल्ड कर देते हैं हम, और फिर ये यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट है, उसके साथ कलेक्ट हो रही है। दूसरा नेफ्रॉन बच्चों आपका यहाँ पे जॉइंट होता है, राइट। देखो ये हो गया बच्चों नेफ्रॉन। अब इसका लेबलिंग हम देखते हैं। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बच्चों बोमेन्स कैप्सूल। सो दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, राइट, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये जो यहाँ पे टेढ़ी है, जो टेढ़ी ट्यूब निकल रही है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी। पी मतलब प्रोक्सिमल, पी मतलब प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, राइट। ये जो ऐसे ऐसे टेढ़ी जा रही है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हिनल, लूप ऑफ हिनल, लूप ऑफ हिनल। ये जो नीचे की तरफ जा रही है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, ये ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, जो अभी 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। अब यहाँ पे जो टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डीसीटी, डी मतलब डिस्टल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये हो जाती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अब देखो होता क्या है कि एक ब्लड कैपिलरीज आती है, मिस के आर्टरी आती है, ये हमारी मतलब कि ब्लड को लाने वाली पाइप है जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है। ये किडनी के अंदर मतलब ये आर्टरी है। देन ये किडनी के अंदर जाती है जो कैपिलरीज बन जाती है और थोड़ी कॉन्वुलेटेड हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, राइट। और फिर ये आपकी बाहर निकल गई, राइट। फिर ये जो ट्यूब होती है ये मतलब कैपिलरीज है, यहाँ पे ब्लड के आजू बाजू, सॉरी ट्यूब्यूल के आजू बाजू ऐसे
सो दिस इज डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का परफेक्ट डायग्राम है। इसको हम बोलते हैं, मतलब ये जो अंदर आप देखोगे तो जो बोमेंस है ये अंदर, तो जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है जो हाईली कॉइल्ड होती है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर बोलते हैं, राइट। अब देखो ये हमारी आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी, राइट। ये रेनल आर्टरी यहां से एंटर हो रही है, इसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियल, और ये जो बाहर निकल रही है इसको हम बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियल। सो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन का परफेक्ट डायग्राम है। ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो आजू बाजू आपकी कॉइल्ड है, राइट। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। सो आई होप आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। वापस मैं बता देता हूँ, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। फिर ये हमारी ट्यूब निकल रही है, बोमेंस कैप्सूल में से एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम प्रोक्सिमल इसके लिए बोलते हैं, प्रोक्सिमल मीन्स के ये बोमेंस कैप्सूल के पास है, इसकी वजह से इसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ये होता है कि इसका शेप आप देखोगे तो थोड़ा कॉइल होता है, मतलब ऐसा पूरा मुड़ा हुआ है और लूप जैसा शेप होता है, इसकी वजह से इसको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये डीसीटी है, मीन्स के डिस्टल है, थोड़ी बोमेंस कैप्सूल से दूर है, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे यूरिन बनता है। वो यूरिन फिर हम डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे मतलब कि फिल्टर होगा, जो फिल्टर है वो ये ट्यूब के अंदर आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, राइट, एंड देन ये होते होते कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, राइट। तो यहाँ पे बीच में कुछ चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब होती है, सिक्रेशन होती है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, सही है ना। तो ये बोमेंस कैप्सूल मतलब कि नेफ्रॉन हो गया। बहुत परफेक्ट डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई किया है। अब हम यूरिन फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है इट इंक्लूड्स, या तो यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स, ये याद रखना है। ये 3 स्टेप्स में होता है। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सही है, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बच्चों हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा सिक्रेशन। ऐसे तो 4 स्टेप्स होते हैं। सिक्रेशन के बाद एक दूसरा स्टेप होता है एक्सक्रिएशन, बट 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डज यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट स्टेप आप ये लिखोगे कि इन ह्यूमन बीइंग यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप्स होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन सेकेंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप होता है सिक्रेशन। तो अब सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझते हैं। तो अब जैसे देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझने के लिए आपको इस पार्ट को अच्छी तरह से समझना है।
मीन्स कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ये याद रखो, इसको हम अलग से ड्रॉ करके अभी आप समझो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर्स में होगा और वो कहाँ पे होता है, आपका बोमेन्स कैप्सूल में होता है, राइट। तो उसको अब हम समझते हैं। तो देखो समझो कि बच्चों ये हमारा मिसके बोमेन्स कैप्सूल है, ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल है। मैं जितना हो सके उतना आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा रहा हूं। बोमेन्स कैप्सूल है। अब देखो क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी है, ब्लड आर्टरी है, मतलब कि रेनल आर्टरी है, वो बोमेन्स कैप्सूल में आई और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत पतली हो जाती है, मतलब कि ये कैपिलरीज है। तो देखो ये जो है ये मतलब हाईली कॉइल्ड ब्लड कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। और यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है, राइट। तो देखो ये ग्लोमेरुलर है, दिस इज ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर, ये ग्लोमेरुलर है। अब देखो ब्लड आएगा, अब ब्लड के अंदर यहाँ पे मीन्स के ये हमारी अंदर एंटर हो रही है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है, उसको एक्चुअली हम बोलेंगे एफेरेंट आर्टीरियोल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एफेरेंट आर्टीरियोल बोलेंगे। अब क्या होता है कि जो रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी कैरीज इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बराबर, कि यहाँ पे रेनल आर्टरी जो ब्लड लाएगा वो कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर बट कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगा, राइट। अब देखो ये ब्लड आपका यहाँ पे आ गया, रेनल आर्टरी के अंदर मतलब के ग्लोमेरुलर्स में आ गया, राइट। अब इस ब्लड के अंदर जो भी होगा, जैसे एग्जांपल देख लो कि इस ब्लड में से ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, मीन्स के ग्लूकोज निकल जाएगा बाहर। ब्लड के अंदर जो एमिनो एसिड है वो भी बाहर निकल जाएगा, एमिनो एसिड। जो यूरिया है वो भी बाहर निकलेगा, यूरिया। फिर जो ब्लड के अंदर मीन्स के जो एफेरेंट आर्टीरियोल जो कैपिलरीज है वो जो ब्लड लेके आए, तो ग्लोमेरुलर्स में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर के अंदर जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में होता है, बराबर, राइट। तो उस ब्लड के अंदर अगर यूरिया होगा वो बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, बराबर, वाटर बाहर निकलेगा। फिर जो भी मतलब के आयंस है वो सारे बाहर निकल जाएंगे, मीन्स के आयंस बाहर निकलेंगे, आयंस, राइट। यूरिया निकल गया, क्रिएटिनाइन निकल गया। अगर समझो कि आपने कोई ड्रग्स लिया है तो ड्रग्स आपका बाहर निकल जाएगा, राइट। यूरिया निकल गया, एमोनिया निकल गया, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, एमोनिया। मीन्स के ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, वाटर, आयंस, क्रिएटिनाइन, ड्रग्स, एमोनिया एक्सक्रिएटेड, मतलब कि एक्सक्रिएटेड फ्रॉम ब्लड इनटू दी बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में ये बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। इसकी वजह से इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मीन्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, एमिनो एसिड, क्रिएटिनाइन, यूरिया, एमोनिया, these small molecules are excreted from blood, बराबर, from blood in the glomerulus to the Bowman's capsule. So this process is known as ultrafiltration। मतलब ये सारा आपका बाहर निकल गया, राइट। अब यहाँ पे जो जाएगा, आगे जो जाएगा, क्या चीज बाहर नहीं निकलेगी, ये याद रखना है। तो क्या नहीं निकलेगी, सेल्स, ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकलेंगे, प्रोटीन बाहर नहीं निकलेगा, ये याद रखना है। बिकॉज ब्लड सेल्स एंड जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं,
बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। तो ये जो सारा बाहर निकला, अब इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, तो ये सारा आपका फिल्ट्रेट है। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ये हमारा फिल्ट्रेट है, राइट। अब देखो होता क्या है कि अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो मीन्स के जो ग्लोमेरुलर्स बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे छेद है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस पोर्स से ये जो फिल्टर है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो गया। ये जो फिल्टर है ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो गया, राइट। बोमेंस के, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए नेफ्रिक फिल्ट्रेट बिकॉज इट अकर्स इन नेफ्रॉन, राइट। अब ये फिल्ट्रेट आपका आगे जा रहा है, मीन्स के इस ट्यूब से आगे जा रहा है। अब देखो ये जो फिल्ट्रेट है ये आपका इस ट्यूब के अंदर आ गया, राइट। अब जैसे हमने देखा कि जो मीन्स के जो ब्लड कैपिलरीज है वो इस फिल्टर मतलब कि ये जो ट्यूब्यूल है उसके आसपास भी आपकी मतलब आजू बाजू भी ब्लड कैपिलरीज है, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज है। अब ये फिल्ट्रेट बच्चों आगे जा रहा है। अब ये ट्यूब्यूल है और ये ब्लड कैपिलरीज है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं, एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो बच्चों ये फ्लूइड आपका इस ट्यूब मतलब कि ये फिल्ट्रेट आपका इस ट्यूब के अंदर आ गया, मीन्स के ट्यूब के अंदर आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ चीजें वापस रीएब्जॉर्ब होगा, मीन्स के ये जो ब्लड है ये ट्यूब के अंदर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना वो इस चीज में से जरूरी चीज को वापस रीएब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या रीएब्जॉर्ब होगा? तो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा, जैसे देखो कि यहाँ से हमारा जो इस फिल्ट्रेट में से वाटर आपका बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला, बराबर। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर चला गया, वाटर बाहर निकला और ये वाटर वापस आपका ये कैपिलरीज है उसके अंदर आ गया। मींस के वाटर आपका बाहर निकला, इसको रीअब्जॉर्ब बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरीज है, बराबर, ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है इस फिल्ट्रेट में से जो वाटर है, क्योंकि बैलेंस भी तो करना है ना, तो वाटर को वो रीअब्जॉर्ब करेगा। कुछ जरूरी जो आयंस है, जो जरूरी आयंस है, जैसे एग्जांपल ले लो कि भाई यहाँ पे कि जो आयंस आपका बाहर निकला, बरोबर, कि समझो एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन फिल्ट्रेट में से बाहर निकल के, बरोबर, ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा, ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा, बरोबर। सो मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। मीन्स के देखो इसके अंदर जो ग्लूकोज है, मीन्स के ये जो ग्लूकोज है आपका, तो ये ग्लूकोज यहां से बाहर निकला और एंटर हो गया यहाँ पे, बराबर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया। ग्लूकोज देन एमिनो एसिड, देखो कि एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एमिनो एसिड बाहर निकला, एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड ब्लड के अंदर चला गया, राइट। तो याद रखना है कि रीएब्जॉर्प्शन, देखो सेकेंड प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? तो रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा पीसीटी में, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन होता है। कौन सी चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं एंड सम आयंस। मींस के रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, amino acids, glucose and some ions take place in the PCT, proximal convoluted tubule. Now अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ से फिल्टर करना था तो रीएब्जॉर्प्शन अब हम क्यों कर रहे हैं, बराबर। तो रीएब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द
पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। रीएब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन इज अंडर कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स, एक हॉर्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं एडीएच, एडीएच। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ए का मतलब होता है एंटी, एंटी डी का मतलब होता है डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक हार्मोन, हॉर्मोन्स। So reabsorption is controlled by ADH secreted by hypothalamus। ये याद रखना है, ये ADH इस reabsorption को कंट्रोल करता है। अभी इसको बच्चों, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जो फिल्ट्रेट है, इट इज नॉट कॉल्ड यूरिन, इसको यूरिन नहीं बोलते हैं, राइट। अब देखो ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट आगे लूप ऑफ हिनल में से निकल के ऐसे आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। देखो कहां पे जा रहा है, यहां पे, मीन्स के अब ये जो फिल्ट्रेट है ना आपका यहां पे पहुंच गया, यहां पे इस में पहुंचा, मतलब कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में बच्चों सिक्रेशन होगा, तो ये हमारी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। तो ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, सो दिस इज डीसीटी। अब क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेट आपका जा रहा है, इसके अंदर ये फिल्ट्रेट आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में पहुंच गया। अब यहाँ पे सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन होगा, राइट। कि समझो कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये यहां से तो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर समझो बच्चों, अगर कुछ आयंस रह गए, समझो कि ये हमारा जो फिल्ट्रेट आगे जा रहा है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे समझो कि हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन आपका बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयन, बराबर, और ये फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो गया, राइट। दूसरा कि अगर समझो इस फिल्ट्रेट के अंदर कैल्शियम आयन है, तो वो कैल्शियम आयन आपका बाहर निकल जाएगा, सॉरी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन है, वो बाहर निकल जाएगा और एंटर हो जाएगा फिल्ट्रेट के अंदर, राइट। दूसरा जैसे समझो कि अगर समझो इस ब्लड के अंदर, समझो कि हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन, या तो एग्जाम्पल ले लो कि सोडियम आयन, Na आयन, या तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन आयन, राइट, क्लोरीन आयन। ये सारे आयन आपके बाहर निकलेंगे और ये फिल्टर के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहां पे जो ब्लड है उसने सिक्रेट किया, बराबर। तो सिक्रेशन कहां पे होता है, सिक्रेशन होता है डीसीटी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डज सिक्रेशन ऑफ आयंस लाइक हाइड्रोजन आयंस, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा, ये कहां पे होता है, एमोनिया, इनका सिक्रेशन होता है डीसीटी में, होता है डीसीटी में। दूसरा कि अगर समझो कि इस ब्लड के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अगर समझो सॉरी वाटर ज्यादा है, तो वाटर वापस आपका बाहर निकल जाएगा और यूरिन में एंटर। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनटू अवर बॉडी। सीक्रेट भी हो सकता है और रीएब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, राइट। तो हम ऐसा बोलते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा एंड क्रिएटिनाइन, इनका सिक्रेशन होता है डीसीटी के अंदर, बराबर। और अगर समझो कि अगर अभी भी ब्लड में पानी ज्यादा है तो सीक्रेट हो जाएगा, और अगर ब्लड में पानी कम है तो एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा ब्लड। अब देखो यहां पे जो हमारा फिल्ट्रेट पहुंचा बच्चों, यहां पे मतलब कि जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है उसके एंड पे जो फिल्ट्रेट पहुंचा, अब इसके अंदर आप देखोगे
तो आयंस ज़्यादा है और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मीन्स के क्रिएटिनाइन, यूरिया एंड एमोनिया ये ज़्यादा है। अब इसको हम बोलते हैं यूरिन, दिस इज कॉल्ड यूरिन। सो इसको हम बोलेंगे यूरिन, राइट, यूरिन बन गया। अब ये यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर होता है एंड देन कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन जाता है रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस में जाता है। रेनल पेल्विस में से ये यूरेटर के अंदर चला जाएगा, यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा एंड देन यूरिनरी ब्लेडर थ्रू मीन्स के ये पहुंचेगा यूरेथ्रा एंड देन इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। तो ये बच्चों हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।